रूसी सांसद का जर्मन चांसलर पर बड़ा हमला। जर्मनी में लौट आया है फांसीवाद। विक्टर वोदोल्स्की का कहना है स्कोल्स का रूसी ऑपरेशन के खिलाफ होने का यही मतलब है। फांसीवाद को फिर से जिंदा कर रहे हैं जर्मन चांसलर। जर्मन नेताओं पर फांसीवाद का गहरा प्रभाव, ये तक कह दिया गया। आप देखिए ये क्या जर्मन चांसलर को लेकर कही गई बातें, ये दोनों मुल्कों के बीच में चीजों को लेकर स्थितियां तल्ख बना देंगी। ये क्या होगा? रूसी सांसद का जर्मन चांसलर पर बड़ा हमला। आपको यह भी याद होगा कि हाल ही में यह बात अभी सामने आई जब शोल्स की तरफ से यह कहा गया कि हमारी पुतिन से बात हुई है और उनका रुख अड़ियल दिखाई दे रहा है। अब जरा इसको समझते हैं। मंजू जी, यू वुड बी एबल टू डिकोड इट करेक्टली। ये चल क्या रहा है और इसके मतलब क्या निकाले जाएं? क्योंकि ये समझा जा रहा था कि जर्मनी कदरन सॉफ्ट है, कंपैरेटिवली सॉफ्ट है बाकी यूरोपियन कंट्रीज के, क्योंकि उसकी ऊर्जा आवश्यकताएं। लेकिन क्योंकि अब वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो डिपेंडेंसी है ऊर्जा की रूस पे, उससे हम डाइवर्सिफाई करें। कोशिश तो वो कर रहे हैं और साथ ही में ये जो आई थिंक ऑल्सो नेटो को लेके कि सब सपोर्ट कर रहे हैं नेटो मेंबरशिप देने के लिए फिनलैंड और स्वीडन को। और जर्मनी पहले थोड़ा सा इस पे रिस्ट्रेन दिखाते थे लेकिन अब नहीं दिखा रहे हैं। तो ये भी शायद एक तरीका है रूस का एक मैसेज भेजने का जर्मनी को और उनके लीडरशिप को कि आप वापस वैसे बनते जा रहे हैं और उनके साथ और रूस के साथ जो रवैया है आपको महंगा पड़ सकता है। मुझे ऐसे लगता है ये कोशिश कर रहे हैं और मैसेज भेज रहे हैं रूस कि ये जो सारा जो चल रहा है, क्योंकि शुरू में आपको याद होगा जर्मनी थोड़ा सा रिस्ट्रेन दिखा रहे थे लेकिन बाद में ज्वाइन कर गए हैं। तो अब वो बोल रहे हैं कि हम आपको इवन हम आपकी जो ये जो एनर्जी हमारे ऊपर जो एनर्जी आपके पास पेट्रोल और गैस जा रही है उसको हम बंद भी कर सकते हैं। और ये चीजें आई थिंक ये नैरेटिव अगेन एक बिल्ड करने की का उनकी कोशिश है, काउंटर नैरेटिव जो इसका सब पूरा डायरेक्टेड है टुवर्ड्स रूस। तो वो अपना काउंटर नैरेटिव मुझे लग रहा है बना रहे हैं और एक एक देश के लीडरशिप को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये काउंटर नैरेटिव बनाने की कोशिश, क्योंकि यहाँ जंग नैरेटिव्स की भी है और इसीलिए सर्गेई लैवरोव ने यह भी कहा कि एक हाइब्रिड वॉरफेयर चल रहा है इस समय। हाइब्रिड वॉरफेयर का मतलब ये कि जहां डिप्लोमेसी भी लड़ाई पर लगी होती है, जहां प्रोपेगेंडा वॉरफेयर भी चल रहा होता है, जहां कन्वेंशनल वॉरफेयर भी चल रहा होता है, जहां तमाम तरह के वॉर जो मुमकिन है चल रहे होते हैं, दैट इज हाइब्रिड वॉरफेयर। लेकिन ब्लैक सी पर एक बार फिर से लौटूंगा मैं। ब्लैक सी में चीजें कितनी ब्लैक दिखाई दे रही हैं, कितनी ग्रिम। रशिया के हिसाब से अपर स्टूडियो में चलकर इसलिए बात करनी होगी क्योंकि ब्लैक सी 4,36,400 स्क्वायर किलोमीटर का ये जो इनलैंड समुद्री इलाका है, इसकी बड़ी खासियत है। इसमें कई सारी चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ इसी में होती हैं। मसलन इसमें ज्वार भाटा नहीं आता, समुद्र यहाँ का शांत रहता है, यहाँ जो समुद्री पानी है वो शांत रहता है। यहाँ सरफेस जो है वाटर सरफेस, उसका पानी का घनत्व और उसकी गति अलग होती है। वो मेडिटेरेनियन सी की तरफ पानी बहता है, लेकिन नीचे जो इसमें वाटर लेयर है उसकी गति अलग होती है। वहां उल्टा बहता है पानी, मेडिटेरेनियन सी से बहता है ब्लैक सी की तरफ। तो ये ब्लैक सी जो अपने आप में बहुत सारी यूनिकनेस समेटे हुए है, ये ब्लैक सी रशिया के हिसाब से जिसको यूनिक माना जाता रहा स्ट्रैटेजिकली, जिसको नेटो भी बहुत अहम मानता रहा क्योंकि बहुत सारी लिटरल स्टेट्स हैं। इससे जाहिर है क्रिमिया तो लगता ही लगता है यूक्रेन का हिस्सा रहा है, जो यूक्रेन मतलब इससे उसकी बाउंड्री लगती है। इससे अगर आप देखें तो पूर्व की तरफ जॉर्जिया और रूस की सीमाएं लगती हैं, इसी से बल्गारिया और रोमानिया की सीमाएं लगती हैं। लेकिन पहले देख लीजिए कि वो ब्लैक सी के लिए ये ब्लू स्पेयर कितना खतरनाक हो सकता है रशिया के हिसाब से। आपको याद होगा नेपच्यून, जब अमेरिका ने कोऑर्डिनेट्स दिए, नेपच्यून ने प्रिसाइज हिट किया और उसके बाद मोक्स्वा डूब गया। और मोक्स्वा का डूबना एक तरीके से रशियन प्राइड के डूबने जैसा था। लेकिन ये उससे भी घातक मिसाइल है, लैंड टू सी मिसाइल। ये मिसाइल ब्लू स्पीयर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, इसकी खासियतें ये बड़ी स्क्रीन पर इस वक्त आपको यहां दिखाई दे रही हैं। इसकी वॉर हेड क्षमता आप देख रहे हैं 250 किलो तक कैरी कर सकता है ये। स्पीड हाई सबसोनिक, मतलब आवाज की गति से तो कम लेकिन बहुत तेज, हाई सबसोनिक है ये। खासियत यह है कि रेडार को ये चकमा दे देती है।
टारगेट को ढूंढ कर मारती है। ये इसमें इसकी खासियत है और रेंज इसकी है 400 किलोमीटर तक। और अगर ऐसा है तो एक बार फिर से ये समझते हैं कि जब तक ये स्पष्ट नहीं हो जाता लिखित कि ये इजराइल नहीं देगा यूक्रेन को, तब तक, क्योंकि एस्टोनिया ये खरीद चुका है यूक्रेन से एक तरीके से, वो भी क्योंकि आप जानते हैं जो बाल्टिक कंट्रीज हैं, एस्टोनिया है, लिथुआनिया है, लातविया है, ये वैसे भी रूस के लिए फ्रेंडली स्टेट्स नहीं है। और ऐसे में अगर यूक्रेन को ये मिलता है तो जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती, क्या ये खतरा, दुष्यंत सर मैं ये जानना चाहता हूं, रूस इस बात का इंतजार कर रहा होगा कि इजराइल इसको ब्लैक एंड व्हाइट में क्लियर करे, या इजराइल की तरफ से ये ग्रांटेड लेके चल रहा होगा वो कि ये ब्लू स्पेयर नहीं जाने वाली है यूक्रेन के पास? देखिए, जहाँ तक रशिया का सवाल है, वो एक बहुत ही सोची समझी रणनीति से कार्रवाई कर रहा है। वो दोनों इवेंचुअलिटीज के लिए उसको तैयार रहना है और वो रहेगा भी। जहाँ तक उसकी जो पहली चॉइस होगी वो डेफिनेटली ये होगी कि इजराइल इस मिसाइल को न दे, क्योंकि इजराइल रशिया को रोकने का सबसे बड़ा जो कारण रहा है बाहरी देशों का यूक्रेन को जो समर्थन होता है। अब आप देखिए, अमेरिका ने भी वही किया है, बाकी यूरोपियन कंट्रीज ने भी वही किया। अगर इजराइल इस मुहिम में जुड़ जाता है तो डेफिनेटली रशिया के लिए थोड़ा तकलीफ होगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर ये मिसाइल आ गई तो रशिया इसके खिलाफ कुछ करेगा नहीं, क्योंकि जैसा कि सोनी जी ने बताया था कि ब्लैक सी उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका एक्सेस टू सीज, एक्सेस टू द आउटसाइड वर्ल्ड इज थ्रू द ब्लैक सी, एंड देयरफॉर ये जो मिसाइल है, मेरे हिसाब से रशिया दोनों इवेंचुअलिटी के लिए तैयार रहेगा। इसके रशिया इसमें अपने आप को दोनों इवेंचुअलिटी के लिए तैयार करके रख रहा होगा। क्या रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने से पहले ही ये प्लान ABC बना लिए होंगे ब्लैक सी को लेकर, या अब ये चीजें अनफोल्ड हो रही हैं इस तरीके से, लिहाजा उसको अपनी चीजों को रिकैलिब्रेट करना पड़ रहा होगा? ये क्या हो रहा होगा, जरा ये समझने की कोशिश करते हैं। कर्नल डिन्नी, इस पे एक क्विक कमेंट आपका चाहूंगा। देखिए, मैं ये सिर्फ यही बताना चाहूंगा कि जब भी कोई युद्ध होता है तो उसमें कई सारे प्लान्स ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड होंगे कि ये नहीं होगा तो A, B, C, D की तरफ से। लेकिन रशिया के साथ में हम ये देख रहे हैं कि थोड़ा सा उनका प्लान क्या है अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा, इवन मिलिट्री एनालिस्ट के लिए कि क्या है उनका प्लान। क्या वो ब्लैक सी पे ही फोकस कर रहे हैं, क्या वो डोनबास पे फोकस कर रहे हैं, क्या वो मिलिट्री एसेट्स पे फोकस कर रहे हैं, जिस पे एक कॉन्क्रीट फाइनलिटी नहीं हो पाई है। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से डेफिनेटली प्लान्स तो बनाए होंगे, लेकिन ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन मुझे दिख नहीं रहा है ठीक से होते हुए। मैं आपको यह भी बता दूं, ब्लैक सी को एक जमाने में इनहॉस्पिटेबल सी भी कहा जाता था, इस वजह से क्योंकि सैवेज ट्राइब रहती थी, बहुत बर्बर किस्म की ट्राइब्स इसके किनारों पर रहती थी। मेरा सवाल यह है सर कि यहां एक के बाद दूसरा शहर कब कौन सा टारगेट पर आए रशिया के, कुछ कहा नहीं जा सकता। यहां हम ये भी देख रहे हैं कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो नॉर्मलसी की तरफ भी इशारा करती हैं। मसलन जो लोग यहां से गए थे, बहुतों को यह कहा जाना कि आप लौटकर वापस आ जाइए, कई दूतावासों का फिर से यहां काम करने लगना, जिसमें हिंदुस्तान का दूतावास भी शामिल है। स्थितियां क्या इंडिकेट कर रही हैं यूक्रेन को लेकर? देखिए, ये जो वॉर प्लान्स हैं ये तो चेंज होते रहते हैं जैसे जैसे वॉर प्रोग्रेस होगा। अभी आप ब्लैक सी के अंदर देखेंगे, ये जो मिसाइल है अगर ये आ भी जाए, इतनी जल्दी डिप्लॉय करना आसान नहीं है। आपको इसके कोऑर्डिनेट्स जो शिप्स हैं उसका पास करना पड़ेगा वेपन सिस्टम को, इसकी ट्रेनिंग की जरूरत होती है, इसकी ट्रांसपोर्टेशन और इसकी डिप्लॉयमेंट की जरूरत होती है, और सैटेलाइट पिक्चर्स के हिसाब से ये जो मिसाइल कहाँ पे डिप्लॉय होंगी ये पकड़ सकते हैं। और जब एक बार मिसाइल की डिप्लॉयमेंट पता लग जाए तो वो उसमें मिसाइल अटैक भी हो सकता है। तो ये पहले इजराइल इसको देगा कि नहीं देगा, ये बहुत क्वेश्चन मार्क है। रशिया सीरिया में इजराइल का नेबर है, तो इजराइल की ये कोशिश होनी चाहिए कि भी रशिया को इतना ज्यादा गुस्से मत करे, क्योंकि सर लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस जमाने में जब हम सुनते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं और बड़ी तेज चलने वाली मिसाइल्स आ गई हैं, ये जो है मिसाइल, क्या ये ब्लू स्पेयर जो कि सबसोनिक है, ये इतनी घातक है क्या सर? ये इसके बारे में क्या है ऐसा? जो ये घातक है। इसका जो 250 किलोग्राम HE है, जो पहले जो आपने बताया जो नेपट्यून मिसाइल है उसमें सिर्फ 100 हाई एक्सप्लोसिव था, ये इस मिसाइल में 250 है। नेपट्यून मिसाइल की जो रेंज है वो बहुत कम है, इसकी 400 किलोमीटर है, नेपट्यून की कोई 150 किलोमीटर थी। तो ये मिसाइल है, ये तो डेफिनेटली ज्यादा घातक है।
बट मिसाइल डिप्लॉय हो सकेगी कि नहीं, यूक्रेन को मिल सकेगी कि नहीं, अगर आप न्यूज़पेपर रिपोर्ट से जाते हैं तो इजराइल ने इतना कॉन्फिडेंस से नहीं बोला है कि वो ये मिसाइल यूक्रेन को देंगे, और अगर दे भी दी तो कैसे डिप्लॉय करेंगे, कैसे कोऑर्डिनेट्स जो टारगेट्स के हैं वो इस मिसाइल सिस्टम को मिलेंगे। तो सर उसके लिए तो अमेरिका है ना, वो अमेरिका ने मोक्सवा के बारे में भी तो कोऑर्डिनेट्स दे दिए थे, तो कोऑर्डिनेट्स को लेकर शायद उसी पर रिलायबिलिटी होगी, क्योंकि अब ब्रिटेन और अमेरिका तो पूरे तौर पर अपनी मदद दे ही रहे हैं, तमाम जानकारियों से लेकर, इंटेलिजेंस से लेकर। एक अहम खबर बताता हूं और आप लोगों के पास आता हूं, लेकिन आपने ये बात सही कही कि अभी तक इसको लेकर इजरायल ने स्थिति स्पष्ट नहीं की है, बल्कि कॉन्फिडेंटली अभी ये नहीं कहा है कि हम देंगे या नहीं देंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।